नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ विसाल आज़म। आप देख रहे हैं खबर ख़ास में आज एक बहुत ही ख़ास मौजू। जी हाँ, आपको याद होगा अप्रैल महीने में झारखंड के सराय केला खरसावां में जो एक हुजूमी तशद्दुद का मामला पेश आया था और उस मामले ने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया था। और मुल्क ही नहीं बल्कि मुल्क के बाहर भी इस मामले को लेकर कई जगहों पर अलग अलग तरीके से मुजाहरे हुए थे और सवाल ये खड़ा किया गया था कि आखिर इस तरह खुली छूट और कानून का खौफ लोगों में हुजूम में क्यों नहीं है। उन्हें क्यों लगता है कि उन्हें खुली छूट मिली हुई है कि वो जब चाहें जिसे चाहें किसी भी इल्ज़ाम के तहत किसी पर कोई इल्ज़ाम लगाकर या अगर सच भी है तो उसे कानून अपने हाथ में लेते हुए बेदरीग उसके तशद्दुद का निशाना बना सकते हैं। आपको याद होगा तशद्दुद की इतनी ज़बरदस्त उसको चोट पहुंची तबरेज़ को कि उसकी मौत भी हो गई थी। ये अलग बात है जो पुलिस का वर्जन है कि उसकी मौत जाए हादसे पर नहीं हुई, जहाँ पे वाक़या पेश आया था वहाँ पर नहीं हुई। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि इतनी फुर्सत मिल चुकी है और इतनी तहकीक हो चुकी है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी एक बार नहीं 2 बार आती है और हर बार रिपोर्ट में कुछ न कुछ अलग उसकी जो वजह है वो बताई जाती है। सवाल कई तरफ से उठाए जा रहे हैं। अब सवाल इस बात को लेकर हो रहा है कि 302 के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया था तबरेज़ अंसारी के कत्ल के मामले को लेकर, उसे पुलिस ने 302 से बदलकर 304 में कर दिया है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या तबरेज़ को किसी ने नहीं मारा? सो नो वन किल तबरेज़, काफी हैरान करने वाला यह जुमला लग सकता है। जी हां, राजस्थान के अलवर में पहलू खान हुजूमी तशद्दुद कत्ल मामले के बाद झारखंड के तबरेज़ अंसारी हुजूमी तशद्दुद कत्ल मामले में पुलिस की जानिबदारी क्या ये खुलकर सामने आ रही है? ऐसा नहीं लगता। ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस मुल्ज़िमीन को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के मूड में ही नहीं है। तबरेज़ अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में झारखंड पुलिस ने कत्ल का मुकदमा हटा दिया है। अब तमाम मुल्ज़िमीन पर कत्ल का मुकदमा नहीं चलेगा। इस पर झारखंड पुलिस ने सफाई भी दी है। पुलिस का कहना है कि 2 वजूहात से दफा 304 के तहत फर्द जुर्म दायर किया गया है। पहला ये कि वो जाए हादसे पर नहीं मरा, गांव वालों का तबरेज़ अंसारी को मारने का कोई इरादा नहीं था। दूसरा, तिब्बी रिपोर्ट में कत्ल के इल्जाम की तस्दीक नहीं हुई। हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि अंसारी की मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई। हालांकि इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें बात आई थी कि दिमाग में कहीं पर खून के जमने की वजह हुई है, जो ब्लड हेमरेज हुआ था, जो बाद में भी ब्लड हेमरेज की बात से कोई इनकार नहीं किया जा रहा, उसमें ये रिपोर्ट है। लेकिन उसमें यह मेंशन है कि वो ब्लड हेमरेज का जो एक अंसर पाया जा रहा है वो बहुत कम है, वो इतना कम है कि उसे इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। और सिर में खून का जो रिसाव हुआ था वो नहीं था। आपको बता दें कि तकरीबन 2 माह पहले सराय केला खरसावां में, जो झारखंड में पड़ता है, चोरी के इल्जाम में मुश्तइल भीड़ ने तबरेज़ अंसारी का पीट कर इतना पीटा था कि लोग तो यही कहते हैं कि उसके पीटे जाने की वजह कर ही उसकी मौत हुई थी। पुलिस ने इस मामले में तबरेज़ की अहलिया की शिकायत पर कत्ल का केस दर्ज किया था। लेकिन अब वही पुलिस 302 के मामले को 304 में तब्दील कर रही है। जाहिर है इस पर कई तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। ड्रॉप नहीं किया है, वो कन्वर्ट किया है 304 में। तबरेज़ वाला मामले में टोटल 13 लोग इन्वॉल्व था, जो नाम हम लोग को बाद में आया। तो उस 13 में 11 लोग पहले अरेस्ट हो गए थे और उनके विरुद्ध अनुसंधान इमीडिएटली कंप्लीट हो गई थी। तो जिसके चलते हम लोगों को चार्जशीट हम लोग पहले फाइल कर दी और उसके बाद बचे हुए 2 लोग अभी अरेस्ट हुआ है और उन लोगों के विरुद्ध भी अनुसंधान जारी है। जो 11 लोगों के विरुद्ध जब अनुसंधान कंप्लीट किए तो उन लोगों का जब चार्जशीट करने का टाइम आया तो उस टाइम पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोगों को जो उपलब्ध कराया गया उसके आधार पर हम लोग जो है उस पर 302 की मामला नहीं बन रही थी, इसलिए हम लोग 304 की मामला बनाए। 304 जो है वो भी 302 के इक्वली पनिशेबल ऑफेंस है, जिसमें मतलब लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट तक होता है, आजीवन कारावास उसमें भी हो सकता है। और ये 3 लाइन ऑफ डिफरेंस है 302 और 304 का। 302 में कैपिटल पनिशमेंट भी हो सकता है, जो 304 में नहीं है। 3 लाइन ऑफ डिफरेंस है। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में हम लोगों का आया उस पर पहले हम लोग
कि डाउट हुई तो इसलिए हम लोग सेकेंड बोर्ड के लिए भी हम लोग भेजे। सेकेंड बोर्ड से भी जो फाइनल आया तो फर्स्ट रिपोर्ट को कंफर्मिटी करके हम लोगों को मेडिकल ओपिनियन उपलब्ध कराया गया, तो जिसके आधार पर हम लोग ऐसे फेल। अभी मामला हम लोग कोर्ट को दे दिए। अब अगर कोर्ट हम लोगों को फिर से इस पर अनुसंधान जारी करने का बोलेंगे तो हम लोग देखा जाएगा, बट नाउ इट इज मैटर सब जुडिस। तो ये आपने पुलिस का बयान सुना, कार्तिक एस इनका नाम है, और जो ये बता रहे हैं कि ये 302 के जैसा ही है, 304 इसमें भी उम्र कैद की सज़ा तक हो सकती है। और जैसा इनका मौक़िफ़ है, इनका कहना है कि पहले जो हमने 302 के तहत मामला दर्ज किया था उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बुनियाद पर 304 में तब्दील किया है। जाहिर है इसमें कुछ कानूनी बारीकियां हैं, लेकिन सवाल इस बात को भी लेकर पैदा होता है कि जब किसी शख्स को आप लगातार 17, 18, 19 घंटे मारते मारते उसे आप तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, तो फिर बाद में वजह अगर हार्ट अटैक से भी मौत हो जाती है, दिल का दौरा पड़ने से भी मौत होती है, तो क्या सवाल ये नहीं होगा कि दिल का दौरा पड़ा क्यों? बहरहाल इसमें कानूनी राय भी लेना बहुत ज़रूरी है। और हम आपको सबसे पहले ये बता दें, इससे पहले कि अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराएं, हम ये बताएं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी, जो खुद एक वकील भी है, बैरिस्टर हैं, उन्होंने भी इस पर अपना बहुत सख्त रिएक्शन दिया है। और उनका ये कहना है कि दरअसल इस सब के पीछे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो छुपी हुई हैं, लेकिन लोग अब इन चीज़ों को समझ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं, ये सुनिए। नहीं मारते, रात भर नहीं पीटा जाता तो जिंदा रहता। उसको मारने की वजह से तबरेज़ की मौत हुई है, और हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ की लोकल कोर्ट जो ये केस देख रही है वो इस चार्जशीट का कॉग्निसेंस नहीं लेगी और 302 पर ही केस उस पर चलेगा। प्रोसिक्यूशन को हुकूमत से और पुलिस से इंडिपेंडेंट रखना बहुत ज़रूरी है। इसे एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन की ज़रूरत है। और सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी जो इस बात को समझ रही है मगर अनजान बन रही है, आज इस मुल्क में ज़रूरत है एक मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ कानून की, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्यों नहीं बनाती बीजेपी। राइट टू लाइफ हमारे संविधान में एक फंडामेंटल राइट है। पूरे देश में जहां कहीं भी बीजेपी सरकार है वहां मुसलमानों के लिए करबला बना हुआ है, करबला का मंजर बना हुआ है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और खातिल जो कत्ल का मुकदमा उन पर लगना चाहिए उनको फंडामेंटल राइट मिल रहा है, उनके राइट्स हैं। और जो मजलूम है, जो मारे गए, उनके कोई हुकूक नहीं है, कोई राइट्स नहीं है। आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि मैंने हमेशा कहा कि मॉब लिंचिंग नहीं खत्म होगी। इसलिए नहीं खत्म होगी क्योंकि इनको मदद मिलती है इनके सियासी आकाओं से। मॉब लिंचिंग अगर खत्म उसी वक्त हो सकती है जब बीजेपी सरकार केंद्र की और जहां पर स्टेट की अगर एक स्ट्रांग मैसेज लेंगे, पोजीशन लेंगे, तभी खत्म होगी। क्योंकि आप तो उनकी मदद कर रहे हैं, आप कानून भी नहीं बनाते। ये कि 7 घंटे आप किसी को मारते हैं, पीटते हैं, 2 महीने उसकी हुई शादी होकर, और उसके पति के मरने के बाद उसकी बीवी का मिसकैरेज हो जाता है और आज भी वो परेशान है, तो इंसाफ तो गया ना, इंसाफ तो खत्म हो रहा है। तो ये तो इंसानियत का मुद्दा है। इसको क्यों हम इलेक्शन की ऐनक लगा कर देखें? ये तो इंसानियत का मुद्दा है। इलेक्शन आएंगे चले जाएंगे, मगर एक इंसान की जान अगर चले जाएगी और जिस पर कत्ल का मुकदमा लगना चाहिए आप उन पर होमोसाइड का लगा रहे हैं, तो क्या मैसेज दे रहे हैं? तो ये असदुद्दीन ओवैसी साहब को आप सुन रहे थे। और अब हम आपको बताते हैं, हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं इस पूरे मौजू पर बातचीत करने के लिए, जो हमारे साथ सीधे रांची से जुड़ रहे हैं। गुरविंदर सिंह सेठी हैं जो नायब चेयरमैन है स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के, और खालिद खलील हैं सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी झारखंड विकास मोर्चा यानी JVM के, और अब्दुल कलाम रशीदी साहब हैं एडवोकेट हैं। सबसे पहले मैं इसमें हुकूमत का मौक़िफ़ जो यानी बरसर इक़्तिदार पार्टी है और उसका जो सिस्टम है उसका मौक़िफ़ क्या है। गुरविंदर सिंह सेठी साहब, मैं आपके पास पहले सवाल को लेकर आ रहा हूँ। आपने भी दौरा किया था, आप भी वहाँ लोगों से मिले थे। ये जो रिपोर्ट अभी सामने आ रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और उसकी बुनियाद पर यह कहा जाना कि दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है, तशद्दुद या पीटे जाने से नहीं हुई है, जबकि भले ही उसे 8 से 10 घंटा लगातार पीटा गया हो, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं मॉब लिंचिंग की इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे मुख्यमंत्री ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है, और तो हमारे मुख्यमंत्री तुरंत कार्रवाई के लिए हम लोगों को वहां पर भेजा था, और हम लोगों ने जाके स्थिति भी देखी थी, और उसके बाद
12 लोगों पर FIR हुआ। इनिशियल स्टेज पर जो 302 धारा लगी, उसके बाद जो मेडिकल का रिपोर्ट आया उसके अनुसार फिर न्यायालय की प्रक्रिया है, न्यायालय के द्वारा न्यायालय ने संतुष्ट होकर इनको गैर इरादतन के लिए बरी किया है। ये न्यायालय को रिपोर्ट चार्जशीट हमारी पुलिस ने भेजी है। मैं SP साहब से अभी आने से पहले SP साहब से भी बात किया था और SP साहब ने भी बताया कि ये न्यायालय की प्रक्रिया चली है। पहले 12 आदमी को FIR किया, तुरंत हमारे DGP साहब ने जो दोषी अधिकारी थे उनको निलंबित भी किया। ऐसा नहीं है, सरकार हमेशा ही चाहती है कि किसी तरह का भी मॉब लिंचिंग ना हो और जो दोषी रहे उन पर कार्रवाई हो। हमारी सरकार कार्रवाई करने के में विश्वास रखती है। सबका साथ, सबका विकास। गुरविंदर सिंह सेठी साहब, पिछले एक हफ्ते में अगर आपको मालूम हो, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर सिर्फ धनबाद में अकेले 9 वाकयात पेश आए हैं मॉब लिंचिंग के। एक हफ्ते में सिर्फ धनबाद जिले में मॉब लिंचिंग के 9 वाकयात। रांची के ठाकुर गांव में कल 2 खवातीन को पेड़ से बांधकर उन्हें मारा पीटा गया, शुक्र है उनकी जान बच गई। निरसा में एक वृद्ध व्यक्ति को, बुजुर्ग व्यक्ति को चोरी के इल्जाम में इतना पीटा गया कि पुलिस बचाने गई तो पुलिस पर हमला हो गया, पुलिस के लोग जख्मी हो गए। ये तो क्या सिस्टम है ये? किस सरकार की आप बात कर रहे हैं? कौन से निजाम की बात कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, हम तो संविधान का राज चाहते हैं और तो कानून का राज संविधान में नहीं है क्या? नहीं, कानून का राज ही चलेगा। जैसे ही मालूम चला हमारी टीम वहां पहुंची, उसके बाद हमारे SP साहब ने, DGP साहब ने दोषी अधिकारी को निलंबित किया। भीड़ तंत्र का तो काम होता है, वो करता है, लेकिन कानून अपना काम करेगा। मैं सीधे इस वक्त आपको सुनाता हूं। तबरेज अंसारी जो स्पीच हमारे पास नहीं है, वो उसकी अहलिया क्या कह रही है इस वक्त, उनका बयान हमारे पास सामने आ रहा है। तबरेज की मौत हुई उस वक्त आप प्रेग्नेंट थी? जी नहीं, बताइए। जब तबरेज की मौत बोलो बेटा। कैमरा रोल है बेटा, बोलो। ठीक चाहिए होगा ना, बताओ ना। तो जोर से बोलो। नहीं बोल पाएंगे। चलो, आप सबने अगर इसके चेहरे को देखा होगा तो जरा दिल पर हाथ रख के कहिएगा कि क्या इसे इंसाफ मिलने की राह हमवार हो रही है? क्या इस मासूम को इंसाफ मिलेगा? ये इतने ज्यादा सदमे में है, ये बातें मंजर आम पर आ चुकी हैं कि किस तरह हालिया शादी हुई थी और उसके बाद इसके इशार पे, इसके रिपोर्ट के आधार पर FIR दर्ज हुई थी, उसे 304 में तब्दील किया जा रहा है। कैसे आप कानून का डर बना पाएंगे? खालिद खलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी हैं झारखंड विकास मोर्चा से, और अब्दुल कलाम रशीदी साहब भी हैं। पहले मैं अब्दुल कलाम साहब आपके पास आ रहा हूं, ये तकनीकी पॉइंट क्या है, कानून की बारीकियां क्या है? 2 बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ती है? पहले बार में ब्लड हेमरेज की बात आती है, दूसरी बार में नहीं आती है, माइनर आती है। ये कहा जाता है कि उतना माइनर था कि उसको मेंशन किया जाना जरूरी नहीं था। क्या है इस कानूनी बारीकी इसके पीछे? यह जो इन्वेस्टिगेशन केस का हुआ वह टेंटेड इन्वेस्टिगेशन है। 17 तारीख ये घटना घटती है, 17 से 22 तक ये पुलिस जो है अपने उनके ऊपर जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन उसको नहीं किया। सबसे पहले उनको ये देखना चाहते कि उनके बॉडी पर कितने इंजरी हैं और जो ग्रेवियस इंजरी हैं उसके लिए उनको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, लेकिन ये हॉस्पिटल नहीं ले गए और जेल के अंदर हाजत में ये बंद कर दिए। मैं झारखंड स्टेट बार काउंसिल का मेंबर हूँ, इसलिए मैं गया था वहाँ सरायकेला। मैंने देखा कि वहाँ पर लोग दहशत से जी रहे थे। उनके चचा जो मकसूद साहब थे, उनको जब इतला मिला तो वो वहाँ पे करीब पहुँचे तो देखे कि लोग बेरहमी से मार रहे हैं, तो वो आदमी छिप जाता है और फिर जाकर के थाना में जाकर के जब जेहू का कहा जाता है उनके द्वारा कि साहब FIR दर्ज कीजिए, तो हवलदार और जो दरोगा है वो नहीं किए। इवेंट की उनके बॉडी के ऊपर बहुत चोट था, तब वह आदमी आकर के अल्टीमेटली
उनको जब ये उम्मीद हो गया मकसूद साहब को कि उनको न्याय नहीं मिलेगा, तो झारखंड हाई कोर्ट में आकर के उन्होंने क्रिमिनल रिट पिटीशन 214/2019 दाखिल किया, जिसमें उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के पुलिस महकमे पर मुझे यकीन नहीं है, वो ट्रांसपेरेंस और फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, इसको सीबीआई से इंक्वायरी करवाया जाए। वह मैटर हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है। इसके बावजूद भी पुलिस ने उसको इग्नोर करते हुए एक खास लोग को मदद करने के लिए, क्योंकि जो मुजरिम है वो एक मुजरिम जो है सो यहाँ के मिनिस्टर के साथ वो घूमते देखा जाता है और उनके करीबी रहता है, तो किसी न किसी तरीके से यहाँ का जो गवर्नमेंट है वो मुजरिमों को साथ दे रही है और एक विक्टिम को न्याय नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि यह सीधे तौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, जो क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, उसको नकारा गया। जब पोस्टमार्टम की बात आप करते हैं तो सबसे पहले पोस्टमार्टम को एज ए होल देखा जाना चाहिए कि उसके बॉडी के वाइटल पार्ट में कितने इंजुरी हैं और सिंपल इंजुरी कितने, इन तमाम चीज़ों को किनारे करते हुए इसको जो है सो ये 304 में मुकदमे को तब्दील कर देना और कार्डियक अरेस्ट की बात कह देना, ये कहीं से भी करेक्ट नहीं है। क्योंकि अगर एक डॉक्टर ये कहता है कि इसके ऊपर इंजुरी है और दूसरा कहता है कार्डियक अरेस्ट है, तो थर्ड ओपिनियन नहीं लिया गया। थर्ड ओपिनियन लिया जाना चाहिए था इसके ऊपर। इसलिए ये मेरा मानना है कि पुलिस को डॉक्टरों ने मदद किया है और डॉक्टर का जो ऊपर जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन था और पुलिस के ऊपर जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन था उन्होंने डिस्चार्ज नहीं किया। यह कंडेमनेबल है, यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान के विरुद्ध है और यह जो पेरेंट लॉ जो इंडिया का है और जो लॉ एनफोर्स एजेंसी जो है वह नाकाम रही है, ये मेरा कहना है। और उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए झारखंड हाई कोर्ट में अभी रीट पिटीशन लंबित है और उसको हम लोग कोशिश करके हम लोग ये चाहेंगे कि जो मुजरिम है उसको आईपीसी के तहत जो सजा है हमवार होता है उसको मिलना चाहिए और हम लोग मिलाने के लिए हर कदम कोशिश करेंगे। ठीक है। बहरहाल हम सिर्फ अपने नाज़रीन के लिए बता दें कि मुल्जिम और मुजरिम में से फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जब तक का किसी पर लगा इल्ज़ाम अदालत में साबित ना हो जाए हम उसे मुजरिम नहीं कह सकते। जब तक वो उस पर इल्ज़ाम साबित अगर हो जाता है अदालत में तो फिर वो मुजरिम कहा जाता है। बहरहाल सेठी साहब मैं फिर से एक बार आपके पास आ रहा हूँ। आपने अभी सुना है, देखा है, वो बच्ची बोल नहीं पा रही है, कितना सदमा है उसे। थोड़ी देर के लिए अपने आप को उसके बाप की जगह पर रख के सोचिए। अब मुझे ये बताइए कि आपको लग रहा है कि ये सिस्टम उसे इंसाफ दिला पाने की तरफ आगे बढ़ रहा है? नहीं, देखिए मैं उनके बच्ची का दुख समझता हूं। किसी के भी घर से कोई आदमी जाता है तो वो बहुत दुखदाई होता है, लेकिन मैं उस बच्ची को आश्वस्त करता हूं कि कानून अपना काम करेगा, दोषी को नहीं छोड़ेगा। एक पॉइंट यहां पे वकील साहब उठाया है कि अगर 2 पोस्टमार्टम हुआ, एक में पोस्टमार्टम में ये बात आ रही है कि ये पीटे जाने के बजाय दिमाग में खून का रिसाव हुआ, दूसरे में पोस्टमार्टम हमारी कार्डियक अरेस्ट है। जब 2 अलग अलग इसमें बातें आ रही हैं तो फिर थर्ड ओपिनियन क्यों नहीं लिया जा रहा है? नहीं तो ये तो मेडिकल की बात है, ये तो डॉक्टर कर रहे हैं जांच और मेडिकल रिपोर्ट पर हमको विश्वास करना पड़ेगा। कानून और न्यायालय की प्रक्रिया पर विश्वास करना पड़ेगा ना। न्यायालय तो संवैधानिक बॉडी है, हमको उस पर विश्वास करके चलना पड़ेगा। बाकी मैं आपको फिर यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वहाँ के किसी भी व्यक्ति को कोई भय नहीं होना चाहिए। सरकार उनको पूरा सुरक्षा देगी, चाहे दोषी व्यक्ति कितना भी ताकतवर हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा और निर्दोष के साथ किसी तरह का गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। खालिद खलील साहब हमारे साथ हैं। ऐसे बहुत सारे मामलों में खालिद खलील ने अपनी पार्टी की तरफ से, जेवीएम की तरफ से बहुत छोटे बड़े आंदोलनों में उन्होंने हिस्सा भी लिया है। खालिद खलील साहब, काफी देर से मैं आपके पास नहीं आ रहा था। मेरा सीधा सवाल है, क्या आपको लग रहा है कि तबरेज के घर वालों के साथ, तबरेज की अहलिया के साथ जो अब बेवा हो चुकी है, उसे इंसाफ मिलने की तरफ ये कानूनी प्रक्रिया चल रही है आगे? देखिए, अभी माइंटी कमीशन के वाइस चेयरमैन जनाब हमारे भाई सेठी साहब ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। कैसे विश्वास करें हम लोग, क्योंकि विश्वास तो ख़त्म होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हादसा जो हुआ वो कितना बड़ा हादसा, इंटरनेशनल इशू होने के बावजूद हम सीधे तौर पर ये अच्छी तरह से कह सकते हैं कि ये हुकूमत के में जो लोग बैठे हुए हैं, ये कातिलों को माला पहनाने वाले लोग हैं, ये इंसाफ दिलाने वाले लोग नहीं हैं। ये प्रेशर में ये तो चाहते ही हैं कि इस तरह का माहौल बनता रहे आए दिन, क्योंकि इनको किसी न किसी तौर पर राजनीतिक लाभ भी मिलता रहा है। और हम ये बात कहना चाहते हैं कि पुलिस को स्वतंत्र काम करने दिया कहाँ जाता है।
उनको दबाव में ऐसे जो फैसले आए हैं, अभी अभी हमारे वकील साहब ने जो बात कही, ये बहुत बड़ा मामला है। खालिद साहब थोड़ी देर आपको थोड़ी देर तबरेज के घर वालों का कुछ बयान हम आपको सुनाना चाह रहे हैं इस वक्त, थोड़ी देर। अगर हार्ट अटैक उसके बाद 304 हो गया है, फिर? इसीलिए हम लोग को पुलिस का ऊपर ही नहीं है सर, हम लोग को सीबीआई जांच चाहिए। उसको मार दिया गया था और उसके बाद पुलिस उसको इंक्वायरी की और 302 को हटा। देखिए ये छोटी सी बात है, सबके चेहरे पर साफ जाहिर है, उन्हें शायद ऐसा लग रहा है कि इंसाफ उन्हें मिलेगा या नहीं। उनके चेहरों पर एक बड़ा सा सवालिया निशान है, महरूमी है, बेबसी है, लेकिन हमारा कानून जो है वो इंसाफ दिलाएगा। ये खुद सेठी साहब भी कह रहे हैं, खलीद खालिल भी कह रहे हैं और अब्दुल कलाम रशीदी भी कह रहे हैं। अब इनका यह भी कहना है कि हमें इस पर यकीन नहीं है, सीबीआई इंक्वायरी की जानी चाहिए, तब जाकर शायद सच सामने आएगा। कहीं ना कहीं इसमें जानिबदारी से काम लिया जा रहा है, ये तबरेज के अहले खाना सवाल कर रहे हैं और ये इल्जाम भी लगा रहे हैं। खालिद खलील साहब आप कहिए। जी देखिए, मैंने जो कहा ये बात कि सबसे बड़ी जो पुलिस के साथ जो मुझे लगता है कि ऊपर से जो प्रेशर पड़ता है, सरकार चलाने वाले लोग जो हैं, मैं पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं कि ये कातिलों को संरक्षण देने वाले लोग हैं, माला पहनाने वाले लोग हैं। इसलिए सरकार जब प्रेशर में काम जब कराएगा पुलिस से, तो पुलिस ऐसे ही रिपोर्ट आएगा सामने में। और सबसे बड़ी बात यह कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट दो आना, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह उठता है। और जब तक निष्पक्ष और एसआईटी गठन नहीं होता है, हम फिर पुनः एक बार अपने पार्टी की ओर से और भी लोगों ने इसका डिमांड किया है, पुनः एक बार एसआईटी गठन करके इसकी जांच होनी चाहिए। और ये इंसाफ जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं, इस बेचारी को इंसाफ नहीं मिल सकता है। और हमेशा से, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है झारखंड में, ये चाहते हैं कि ऐसा माहौल बना रहे। माहौल ऐसा बनता तो इनको लाभ मिलता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग को लाभ लेने के लिए ऐसा ही माहौल ये लोग क्रिएट करते हैं। इसलिए लेकिन सवाल ये पैदा होता है ना कि किसी का मकसद चाहे जो भी रहा हो, इंसाफ का क्या होगा? इंसाफ किसी को कैसे मिलेगा? क्योंकि इंसानियत पर जब बात होगी तब इंसाफ मिलेगा। यहां तो सांप्रदायिक चश्मा पहनकर जब लोग देखते हैं कि मरने वाला कौन है और मारने वाला कौन है, ये लोकतंत्र के हत्यारे लोग हैं। इसलिए इंसाफ के लिए सबको आगे आना होगा। गुरविंदर सिंह जी, क्या आपको भी लगता है, क्या आपको नहीं लगता कि सांप्रदायिक चश्मे से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है? नहीं, देखिए ये पार्टियां विभिन्न हैं, झारखंड में चुनाव है, लेकिन हम वोट की राजनीति नहीं करना चाहते। सरकार वोट की राजनीति नहीं करे, सरकार का फर्ज है, हमारे मुख्यमंत्री का फर्ज है। क्या ये बात गलत है कि सत्ता के लोगों ने माला पहनाया था? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल रामगढ़ में आपके जैन सिन्हा ने माला पहनाया, आपने क्यों नहीं विरोध किया? अलीमुद्दीन के जो मुजरिमीन थे, जो मुलजिम थे, उनको माला नहीं पहनाया गया था। मैं जानता हूं इसका दर्द। इसमें अलीमुद्दीन अंसारी के कातिल को माला पहनाया जाता है शेट्टी भाई, ऐसे और आज भी इंतजार इस बात खारिज करता हूं, क्योंकि हमारी टीम तुरंत, मैं दर्द जानता हूं, मैंने भी 84 के सिख दंगे देखे, तत्कालीन सरकार का रोल देखा है, जो तत्कालीन सरकार थी। ऐसा बात नहीं है मैं दंगों का क्या दर्द होता है, लेकिन मैं अभी देख रहा हूं कि सरकार तत्काल एक्शन लेती है। जैसे ही घटना हुई, हम लोग की टीम वहां पहुंची, मुख्यमंत्री का आदेश हुआ, तुरंत अरेस्टिंग हुई, ठीक इनिशियल धारा लगाई गई, फिर मेडिकल रिपोर्ट ठीक है। कानून व्यवस्था के हालात क्या है वो इंडेक्स बता रहा है। वो झारखंड में हो रही लगातार घटनाएं, सबसे ज्यादा कई घटनाएं मॉब लिंचिंग की हो रही है इस वक्त झारखंड में। मैं आपको बताया कि पिछले एक हफ्ते में अकेले धनबाद जिले में 9 मामले सामने आ चुके हैं। अभी निरसा में जो मामला हुआ, जहां पर मासद के विधायक भी पहुंचे थे, आपको याद होगा क्या सूरत हाल थी वहां पर। अब्दुल कलाम रशीदी साहब, आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर तबरेज के अहले खाना को इंसाफ चाहिए, रास्ते आगे क्या हैं? विकास की बात करिए, हमने झारखंड में सबसे बड़ा हज हाउस बनाया है। हम सेठी साहब जो आए हैं, हज हाउस बना के हमने गुरविंदर सिंह साहब प्लीज थोड़ा रुक जाइएगा। गुरविंदर साहब रुक जाइए प्लीज, हज हाउस से कोई इनकार नहीं कर रहा, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए प्लीज। सेठी साहब से मेरा एतराज है कि वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि माइनॉरिटी कमीशन को कर रहे हैं। नहीं, वो लोगों को बता रहे हैं कि हज हाउस बना है, सबको पता है हज हाउस के बारे में, सबको हज हाउस के बारे में पता है। नहीं कर पा रहे हैं अब्दुल कलाम रशीदी साहब, इंसाफ के लिए क्या रास्ते हैं आगे?
आगे मैं रास्ता बतला रहा हूँ। सबसे पहले वह पुलिस ऑफिसर जिसके सामने ये घटनाएं घटी हैं और उसने डाइंग डिक्लेरेशन तबरेज का जो रिकॉर्ड नहीं करवाया है, उसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलाना चाहिए और उसको प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए क्योंकि वह आदमी जब एक मरने वाला आदमी है तो कानून के अंदर ये प्रावधान है कि उसका डाइंग डिक्लेरेशन हो, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो। लेकिन मुजरिमों को बचाने के लिए पुलिस ने उनका डाइंग डिक्लेरेशन नहीं किया, एफआईआर दर्ज नहीं किया। उनके जो चाचा बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एफआईआर दर्ज कर लो, लेकिन वो 22 तारीख को दर्ज करते। इसका मतलब रशीदी साहब, आगे उसके ऊपर क्या रास्ते हैं? जो हुआ वो छोड़िए, आगे की रास्ता ये है जब चार्ज तबरेज की बेवा को इंसाफ मिलेगा कि नहीं? दो बात हम लोग करेंगे। हम लोग इसको चैलेंज कर रहे हैं सेक्शन 173 सब सेक्शन 8 के तहत, जिसमें री इन्वेस्टिगेशन का हम लोग डिमांड कर रहे हैं, री इन्वेस्टिगेशन। और क्योंकि यह टेंटेड इन्वेस्टिगेशन है और री इन्वेस्टिगेशन का प्रावधान है सीआरपीसी में, और दूसरा हम इंडिपेंडेंट एजेंसी से अभी भी हम लोगों का मुतालबा है कि न्यायालय से कि उसके सीबीआई से इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि जो सही मुजरिम है उसको सजा मिल सके और विक्टिम को उसको जो कानून के और आइन के मुताबिक इसको ये न्याय मिल सके। जी चलिए, कहना बहुत बहुत शुक्रिया गुरविंदर सिंह सेठी साहब आपका ये बताने के लिए भी कि झारखंड में हज हाउस बन गया है। शायद बहुत से लोगों को पता नहीं था, आपने बता दिया, शुक्रिया। मौजू क्या था उस पर बात हो रही थी, अच्छा लगा। नाज़रीन आदाब।